वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा बेटा न्यूमेरिकल जोन हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन एंड हेंस ऑन रेट कांस्टेंट। रिएक्शन की रेट पे या रेट कांस्टेंट पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ये बात अच्छी तरह से वेरीफाई की थी आर्यनियस ने बेटा। कैसे टेम्परेचर चेंज करने से रिएक्शन की रेट चेंज होती है, सबसे पहले वान टॉप ने बताया था बेटा, लेकिन उसको अच्छी तरह से जस्टिफाई किया था आर्यनियस ने बेटा। तो इसको आर्यनियस इक्वेशन भी बोलते हैं बेटा, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। इससे पहले था बेटा कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, फिर आएगा कैटलिस्ट डिपेंडेंट ऑन रेट ऑफ ए रिएक्शन। 3 फैक्टर अपने सिलेबस में है बेटा, सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या देखा गया है बेटा, फॉर मोस्ट ऑफ रिएक्शन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। ज़्यादातर रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन की रेट स्पीड है वो बढ़ती है। अब रिएक्शन की रेट बढ़ेगी तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी बेटा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी रेट कांस्टेंट नाम जरूर है बेटा, लेकिन अलग अलग रिएक्शन के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है बेटा, कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है गैस कांस्टेंट की तरह बेटा। तो एक समझाने के लिए बेटा N2O5 है बेटा, इसका जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं बेटा, प्रोडक्ट बनता है ये। तो ये देखा गया है बेटा कि इसकी हाफ ओरिजिनल अमाउंट की हाफ अमाउंट 50 डिग्री सेल्सियस लेते हैं टेम्परेचर, तो बेटा इसमें 12 मिनट्स लगते हैं बेटा हाफ अमाउंट डिकम्पोज करने में बेटा। और जब 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो हाफ अमाउंट 5 आवर्स में बेटा क्या होती है बेटा, डिकम्पोज होता है वो। और जब 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो इसमें बेटा 10 डेज लगते हैं बेटा। तो N2O5 की हाफ अमाउंट डिकम्पोज करने में 0 डिग्री सेल्सियस पे 10 दिन लगते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस पे 5 घंटे लगते हैं बेटा, और 50 डिग्री सेल्सियस पे 12 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया बेटा, रिएक्शन की रेट भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। एक वॉल्यूमेट्रिक टाइटेशन है बेटा, जब KMnO4 का टाइटेशन ऑक्जेलिक एसिड के साथ करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो KMnO4 जल्दी ही डीकलराइज हो जाता है बेटा, लाइट पिंक से कलरलेस हो जाता है। तो इससे ये पता लगता है बेटा कि मोस्ट ऑफ रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन की रेट इंक्रीज होती है। और दूसरा क्या देखा गया है बेटा कि जैसे ही हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं, फॉर इंक्रीज इन ईच 10 डिग्री, देखो बेटा 10 जो डिग्री बोला है ना मैंने बेटा, उस 10 डिग्री जो ऐसे लेते उसका मतलब ये है बेटा कि 10 केल्विन भी हो सकता है और 10 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है बेटा। एकदम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं बेटा तो रिएक्शन की रेट लगभग डबल होती है और रेट कांस्टेंट भी लगभग डबल होता है बेटा। तो 2 बातें होगी बेटा, फॉर मोस्ट ऑफ रिएक्शन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, एंड सेकेंड विद इंक्रीज इन एवरी 10 डिग्री टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन नियरली बिकम्स डबल, और रेट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट नियरली बिकम्स ए डबल। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अब आर्यनियस ने बेटे एक इक्वेशन भी दी है बेटा, जिसका आगे डेरिवेशन भी करेंगे बेटे बा। वो इक्वेशन क्या थी बेटा, K बराबर है A e की पावर माइनस EA/RT। ये एक छोटी सी इक्वेशन है बेटा जो आर्यनियस के द्वारा दी गई है बेटा। तो इस इक्वेशन से क्या पता लगता है बेटा कि जितनी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम होगी उतनी ही रिएक्शन की रेट क्या होगी, फास्ट होगी। जितना बेटे टेम्परेचर ज़्यादा होगा
उतनी ही रिएक्शन की रेट या के की वैल्यू क्या होगी बेटे, फास्ट होगी, क्योंकि के माइनस ई के इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, माइनस के है ये प्लस के है बेटा, तो इससे एक पता लगता है बेटा। जहाँ के क्या है रेट कांस्टेंट, ई ए क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, आर क्या है गैस कांस्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर, ई एक्सपोनेंशियल है बेटा, और ए है आरएनएस फैक्टर बेटा, इसको आरएनएस फैक्टर कहते हैं। इसी का नाम है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, सॉरी बेटा, इसी को फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं बेटा। और इसी को बेटा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं बेटे, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बेटा। तो ये 3 नेम है बेटे, तीनों नेम अपनी बुक में है, तीनों याद करने हैं बेटा। और जो क्वांटिटी है ये बेटा e2 पावर माइनस EA/RT, ये अपने जिक्र नहीं है बेटा, इसको पूरी क्वांटिटी को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं, फैक्टर बोल दो, बोल्ट्जमैन फैक्टर है बेटा ये बोल्ट्जमैन फैक्टर है बेटा, साइंटिस्ट का नाम है ये। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, इट रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैव, एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, जो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी है बेटे, आइदर इक्वल टू और मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ये वो फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर होती है, या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होती है या उससे ज़्यादा होती है बेटा। आगे इसका डेरिवेशन भी हम देखेंगे बेटा। इससे पहले और थोड़ा सा बेटे हम ध्यान दें, तो देखो बेटा, जैसे हाइड्रोजन जब आयोडीन से रिएक्शन करते हैं बेटा तो 2HI बनता है बेटा। ध्यान से देखें बेटा, तो यहाँ तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, और यहाँ बेटे आयोडीन आयोडीन के बीच में बॉन्ड है, और यहाँ हम देखते हैं बेटे तो हाइड्रोजन आयोडीन के बीच में बॉन्ड है, 2 मोल हो गए बेटा। यहाँ प्रोडक्ट में तो हाइड्रोजन आयोडीन के बीच में बॉन्ड है, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन आयोडीन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है बेटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, आयोडीन आयोडीन के बीच में बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड है बेटा। तो ध्यान से हम देखें बेटे क्या हुआ है, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है ना तो बीच में इंटरमीडिएट बनता है बेटा। ये तो रिएक्टेंट है बेटे, आर रिएक्टेंट बेटा और पी प्रोडक्ट बेटा। आर रिएक्टेंट है बेटा, ध्यान से देखना बेटा, तो बीच में है ना बेटे ये अनस्टेबल है ये, तो यहाँ क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में पार्शली बॉन्ड ब्रेक होते हैं बेटा, और हाइड्रोजन आयोडीन के बीच में पार्शली बॉन्ड बनते हैं, इनके बीच में बनते हैं, इनके बीच में ब्रेक होते हैं बेटा। तो ये है बेटा इंटरमीडिएट स्टेट बेटा, इंटरमीडिएट स्टेट, एक्टिवेटेड स्टेट भी बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं बेटा। ये हाईली अनस्टेबल होती है, वेरी शॉर्ट पीरियड रखती है बेटा ये, तो ये बेटे जल्दी से टूट जाएगा, और यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो देखने लायक है बेटा, हाइड्रोजन आयोडीन के बीच में बॉन्ड बेटा, ये प्रोडक्ट बेटा। तो जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है बेटा तो बीच में ये इंटरमीडिएट स्टेट स्पीशीज जरूर बनती है बेटा, एक्टिवेटेड स्टेट बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं बेटा। इसको ऐसे भी हम दूसरी तरीके से भी समझा सकते हैं बेटा, देखो ध्यान से आप, ठीक है, ओके बेटा। इक्वेशन को फिर जब डिराइव करेंगे तो दोबारा फिर लिख देंगे बेटा, अपने घर की बात है बेटा। तो ध्यान से देखना बेटे आप, बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे ना बेटा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, तभी तो रिएक्शन होगी बेटा। आगे कोलिजन थोड़ी पढ़ेंगे बेटे अपन, तो ध्यान से देखना बेटा, ये तो है बेटा रिएक्शन कोऑर्डिनेट, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कहो या रिएक्शन कोऑर्डिनेट कहो बेटा। एक बात होती है बेटा, 2 बातें नहीं हैं। और ये है बेटा पोटेंशियल एनर्जी बेटा, ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी है, ओके बेटा, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा। H2 + I2 बेटा, ये रिएक्टेंट है,
इसको ए बोल दो और ये बी है बेटा 2HI। ये तो सारी काइनेटिक एनर्जी है बेटे, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल देते हैं इसको, स्पीशिएंट एनर्जी बेटा, जो रिएक्टेंट को चाहिए बेटा। और बेटे यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा कोई बात नहीं बेटे, दिस इज बेटा ये एक्टिवेशन एनर्जी है बेटा, ये एक्टिवेशन एनर्जी है बेटा। और बेटा यहाँ से यहाँ बेटा ये यहाँ से यहाँ तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है बेटा। लिखना चाहो तो अच्छा लगेगा बेटा कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट EP, और ये बेटा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बेटा, यहाँ से लेकर कोई बात नहीं बेटा यहाँ तक बेटा ER बेटा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है बेटा। और ये है बेटा जो ये डेल्टा H है बेटा, ये डेल्टा H बेटा, दिस इज डेल्टा H बेटा। और ये एनर्जी बैरियर है बेटा, एनर्जी बैरियर। और यहाँ वही कॉम्प्लेक्स बनेगा बेटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूटेगा पार्सली, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में पार्सली बॉन्ड बनेगा बेटा। ये आपका ये एक्टिवेटेड स्टेट है बेटा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी इसी को बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बेटा, इंटरमीडिएट स्टेट भी बोलते हैं इसको बेटा, दिस इज। तो ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और ये पोटेंशियल एनर्जी है बेटा। तो ये एक्टिवेशन वो एक्स्ट्रा एनर्जी बेटे जो रिएक्टेंट को चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है बेटा। तो यहाँ रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की क्या है बेटा कम है। तो डेल्टा H क्या आता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये हमने थर्मोडाइनमिक्स में बताया बेटा कि डेल्टा H होगा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है बेटा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये कम ये ज़्यादा है तो डेल्टा H नेगेटिव आएगा, इसका मतलब क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी बेटा। तो ये वही है बेटा कि यहाँ बॉन्ड टूटते हैं बेटा और यहाँ बॉन्ड बनते हैं बेटा। तो टोटल एनर्जी तो ये होती है बेटा, लेकिन रिएक्टेंट के पास सब इतनी एनर्जी है बेटा। अगर इसको प्रोडक्ट बनाना है बेटा तो इसे पहाड़ी को क्रॉस करना पड़ेगा बेटा। अगर हमें यहाँ से यहाँ जाना है मान लो, तो बीच में ये पहाड़ी आ गई बेटा, तो इसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए बेटा। तो एक्स्ट्रा एनर्जी उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय रिएक्टेंट और नीडेड बाय रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, स्फिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट, यानी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट। और टोटल अमाउंट की जगह एक्स्ट्रा अमाउंट लिख दिया बेटे, टोटल की जगह एक्स्ट्रा लिख दिया तो एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी बेटे, दिस इज। आगे जब कैटलिस्ट का इफेक्ट बताएंगे तो एनर्जी बैरियर कम हो जाएगा, कैटलिस्ट है वो नया पाथ दे देगा बेटा, वो आगे समझाएंगे बेटा। तो ये है बेटे आपकी आर्हेनियस इक्वेशन की बातें बेटा। आर्हेनियस ने कैसे बताया था बेटा रिएक्शन की रेट कैसे चेंज होगी। और ये एक्टिवेटेड स्टेट क्या होती है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है बेटा, इट इज एन इंटरमीडिएट स्टेट फॉर्म बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विच मस्ट बी क्रॉस्ड बाय रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट। इट इज हाईली अनस्टेबल एंड हैज वेरी शॉर्ट लाइफ पीरियड बेटा। At this stage, old bonds are to be partially broken and new bonds are to be partially formed. पुराने बॉन्ड तो पार्सली तोड़े जाते हैं और नए बॉन्ड पार्सली बनते हैं बेटा। हाईली अनस्टेबल है, लाइफ टाइम इसका बहुत ही कम होता है बेटा। जैसे हमें इस पहाड़ी से इस मतलब इस घाटी से इस घाटी जाना है बेटा, इस पहाड़ी को क्रॉस करना पड़ेगा। तो यहाँ पूछने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम वापिस आएँ या उधर जाएँ बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा आर्हेनियस इक्वेशन का डेरिवेशन बेटा, वेरी इजी बेटा। तो देखो बेटे ध्यान से,
हम जानते हैं k इज इक्वल टू ए ई टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। इक्वेशन 1 मान लो बेटा, टेकिंग लॉगरिथम ऑफ इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड भी है वो, ये तो ln k हो जाएगा, ये ln a हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर टी बेटा। ये मैथ की बातें हैं भाई। अब हम क्या करें बेटा, अलग अलग टेम्परेचर पे, जैसे जब T1 होगा तो K1 हो जाएगा, T2 होगा तो K2 बेटा। तो ln K1 इज इक्वल टू ln A बेटा माइनस ई ए बाई आर टी वन, थर्ड इक्वेशन बेटा। और ln K2 ln A बेटा माइनस ई ए बाई आर टी टू, फोर्थ बेटा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, तो इक्वेशन 3 को 4 में से माइनस करना है बेटा, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा, ln A और ln A से बेटा। तो ध्यान से देखना बेटा, तो ln K2 माइनस ln K1 बेटा, और ये इससे कैंसिल हो गया बेटा। तो माइनस ऐसे कैसे रहेगा बेटा, ई ए बाई आर टी टू, और क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे बेटा, ये ई ए बाई आर टी वन। वेरी इजी बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। उसके बाद बेटा log a माइनस log b क्या होता है बेटा, ln होता है, कोई बात नहीं, a बाई बी बेटा। तो ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू, अब इसको बेटा देखो ध्यान से देखना बेटा, -5 + 4 लिखा हुआ है, उसको मैं +4 - 5 लिख दूँ, कोई फर्क कौन पड़ेगा बेटा। पॉजिटिव क्वांटिटी पहले लिख दो, अच्छा लगता है बेटा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस है बेटा अपना ई ए बाई आर टी टू, जस्ट रीअरेंजमेंट किया है बेटा। और देखो बेटा ln K2 बाई K1 बराबर है बेटा ये अपॉन आर, तो कॉमन आ गया बेटा, तो बचेगा क्या 1/T1 बेटा माइनस 1/T2। ईजी है बेटा। अब क्या करें बेटा, कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे बेटा। ln K2 बाई K1 बेटा इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे बेटा, तो ये आएगा बेटा T2 माइनस T1 अपॉन बेटा T1 इंटू T2, सोल्व करने के बाद बेटा वेरी इजी बेटा। अब ln हमें पता है बेटा 2.303 log बेटा बेस 10 होता है, जो लिखो है मतलब लिखो अंडरस्टूड है बेटा। और ये ऐसे कैसे आ जाएगा बेटा, ई ए बाई आर बेटा, और ये T2 माइनस T1 बेटा अपॉन बेटा T1 इंटू T2। कोई बात नहीं, इक्वेशन लिखते जाओ, लिखना हो तो बेटा जो भी 5-6 नंबर डालते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको उधर ले जाएंगे बेटे, तो देखो ध्यान से बेटा, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए बाई 2.303 बेटा आर, और यहाँ बेटा T2 माइनस T1 बेटे अपॉन T1 इंटू T2। अब इंटरेस्टेड तो बेटे हम ई ए में हैं, तो ई ए को वही रखेंगे, ये log K2 बाई K1 वही रहेगा बेटा, और भाई ये 2.303 यहाँ आ जाएगा, आर भी बेटे यहाँ आ जाएगा, और इसमें क्या चेंज होगा T1 इंटू T2 यहाँ बेटा, और T2 माइनस T1 यहाँ बेटा। तो ये एक छोटी सी इक्वेशन आ गई बेटा, ये है अपनी बेटे आरएनएस इक्वेशन फॉर 2 टेम्परेचर टर्म बेटा। 1 टेम्परेचर टर्म तो वही थी बेटा, दिस इज आरएनएस इक्वेशन। इस पर न्यूमेरिकल आगे करेंगे बेटे हम, आरएनएस इक्वेशन बोल दो या आरएनएस इक्वेशन फॉर 2 टेम्परेचर टर्म। हाँ, ऐसा कभी अपने लिखा नहीं है बेटा, ये 2 टेम्परेचर टर्म है बेटा, 2 टेम्परेचर यूज हो रहे हैं बेटा T1 एंड T2। और जो पहले हमने पढ़ा था ना बेटा, K बराबर है ए ई टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी,
E⁻⁻ बेटा। ये भी क्या है बेटा, आर्हेनियस इक्वेशन है लेकिन वन टेम्परेचर टर्म, आर्हेनियस इक्वेशन फॉर वन टेम्परेचर टर्म, ये वन टेम्परेचर टर्म है बेटा, और वो टू टेम्परेचर टर्म, ऐसे आ जाता, अलग अलग लिख देंगे बेटा। तो इस इक्वेशन से क्या पता लगता है बेटा कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, और रिएक्शन की रेट भी इंक्रीज होती है बेटा। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। इसमें आपको ये तो पता ही है, सॉरी बेटा, कि जहाँ भाई ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है बेटा, ये रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2 है, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। आर गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू मिलेगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। T1 क्या है, टेम्परेचर है बेटा, लोअर टेम्परेचर, ये हायर टेम्परेचर बेटा, केल्विन में बेटा। थैंक यू बेटा एंड हैव ए नाइस डे।